इंडिया और पाकिस्तान का रिश्ता एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स चीज है। ये शेयर्ड हिस्ट्री और दुख भरे कॉन्फ्लिक्ट से बुना हुआ है। जब से ये 1947 में आजाद हुए हैं, ये दोनों देश एक ऐसे रास्ते पर चले हैं जहां उम्मीद भरी बातचीत भी हुई है और कड़वे झगड़े भी। इस डायनामिक को समझना बहुत जरूरी है। ये सिर्फ साउथ एशिया को ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया की जियोपॉलिटिक्स पर असर डालता है। ये रिश्ते पार्टीशन से बहुत गहराई से जुड़े हुए हैं। इस इवेंट ने ऐसे जख्म दिए हैं जो आज भी उनके आपसी इंटरैक्शंस पर असर डालते हैं। कहानी ऐसी है जैसे दो किस्मतें आपस में उलझी हुई हों। ये किस्मतें अक्सर अलग अलग दिशाओं में खींचती हैं, जिससे दोनों देशों के पॉलिसी मेकर्स और लोगों के लिए हमेशा एक अनसर्टेनिटी और चैलेंज बना रहता है। इंडो पाक रिश्तों का मल्टीफेसेटेड नेचर सिर्फ पॉलिटिकल और मिलिट्री कॉन्फ्रंटेशन से कहीं ज्यादा है। बॉर्डर के पार कल्चरल कनेक्शंस हैं, भाषा माइन सिमिलैरिटीज हैं और परिवारों के रिश्ते भी हैं। लेकिन अक्सर इन पर शक और हॉस्टिलिटी का साया पड़ जाता है। रिश्ता अक्सर ऊपर नीचे होता रहता है। यह कभी थोड़ी शांति की कोशिशों के दौर में जाता है तो कभी बहुत ज्यादा टेंशन फैल जाती है। इस साइकिल की वजह से लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी एक दूर का सपना लगता है। हर डिप्लोमेटिक जेस्चर को बहुत बारीकी से देखा जाता है। हर बॉर्डर इंसिडेंट के बढ़ने का खतरा रहता है। यह डेलिकेट बैलेंस या अक्सर इम्बैलेंस उनके आपसी इंटरैक्शंस का कोर है, गैप 2S। और इसके लिए सभी इन्वॉल्व्ड पार्टीज को हमेशा अलर्ट रहना पड़ता है और केयरफुल डिप्लोमेसी करनी पड़ती है। इंडिया और पाकिस्तान दोनों देशों की डोमेस्टिक पॉलिटिक्स उनके आपसी एंगेजमेंट्स को बनाने में इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है। अक्सर पड़ोसी देश के प्रति जो पोस्चर होता है वह इंटरनल पॉलिटिकल मोबिलाइजेशन के लिए एक टूल बन जाता है। लीडरशिप बदलने से पॉलिसी में भी बदलाव आ सकते हैं, लेकिन जो इंस्टीट्यूशनल व्यूज बहुत गहरे बैठे हुए हैं और पब्लिक ओपिनियन वो भी पहले से चले आ रहे स्टैंसेस से एकदम अलग होने की गुंजाइश कम कर देते हैं। नेशनल नैरेटिव्स जो दशकों से बने हैं कुछ खास परसेप्शंस को और मजबूत करते हैं। इन परसेप्शंस को दूर करना मुश्किल हो सकता है, भले ही दोनों तरफ के लीडर्स अच्छी नीयत से कोशिश करें। हिस्ट्री का बोझ और इंटरनल कंपल्शंस अक्सर उनके डिप्लोमेटिक डांस की रिदम तय करते हैं, जिससे कंसिस्टेंट प्रोग्रेस करना एक फॉर्मिडेबल टास्क बन जाता है। ये देखते हुए कि इंडिया और पाकिस्तान दोनों न्यूक्लियर आर्म्ड स्टेट्स हैं, उनके रिश्ते का पूरी दुनिया पर बहुत गहरा असर पड़ता है। उनके बीच कोई भी बड़ा कॉन्फ्लिक्ट पूरे रीजन को डिस्टेबलाइज कर सकता है और इंटरनेशनल पावर्स को भी इसमें खींच सकता है। इसलिए वर्ल्ड कम्युनिटी शांति बनाए रखने और एस्केलेशन को रोकने में गहरी दिलचस्पी रखती है। इंटरनेशनल बॉडीज और बड़े ग्लोबल प्लेयर्स अक्सर क्राइसिस बढ़ जाने पर मीडिएटिंग करते या कंसर्न जताते हुए पाए जाते हैं। न्यू दिल्ली और इस्लामाबाद के लीडर्स के कंधों पर बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। यह उनके नेशनल इंटरेस्ट से भी आगे जाकर दुनिया की एक बड़ी आबादी की शांति और सिक्योरिटी तक फैलती है। यह वाइडर कॉन्टेक्स्ट एक और लेयर ऑफ कॉम्प्लेक्सिटी जोड़ देता है। शांति की एक नोटेबल कोशिश थी लाहौर डिक्लेरेशन फरवरी 1999 में। तब के इंडियन प्राइम मिनिस्टर अटल बिहारी वाजपेयी ने लाहौर के लिए एक हिस्टोरिक बस यात्रा की थी। वह अपने पाकिस्तानी काउंटरपार्ट नवाज शरीफ से मिले। इस जेस्चर को रिश्ते नॉर्मल करने की दिशा में एक बड़ा स्टेप माना गया, लेकिन कुछ रिपोर्ट्स और बाद की घटनाओं ने इस पर साया डाल दिया। ऐसा आरोप लगा कि जब यह शांति की बातचीत चल रही थी तब पाकिस्तानी मिलिट्री चुपके से कारगिल सेक्टर में इंकर्जन्स शुरू कर रही थी। इससे आखिरकार सिर्फ 3 महीने बाद कारगिल वॉर शुरू हो गया, जिसने दोनों देशों के बीच भरोसे की फ्रेजिलिटी को सामने ला दिया। बस सर्विस रिमार्केबली रिपोर्टेडली वॉर शुरू होने के बाद भी चलती रही। साल 1999 मई दिसंबर में इंडियन एयरलाइंस फ्लाइट IC-814 की भयानक हाईजैकिंग भी हुई। यह एयरक्राफ्ट जो काठमांडू से दिल्ली जा रहा था, इंडियन एयरस्पेस में घुसने के बाद कॉमेंडियर कर लिया गया। क्राइसिस 7 तकलीफदेह दिनों तक चला। इसमें लैंडिंग्स अमृतसर, लाहौर और दुबई में हुई और आखिर में कंदाहार, अफगानिस्तान में जाकर प्लेन रुका। हाईजैकर्स ने कई मिलिटेंट्स को रिहा करने की मांग की। अल्टीमेटली इंडिया को झुकना पड़ा और 3 प्रोमिनेंट फिगर्स को रिहा करना पड़ा: मुश्ताक अहमद जरगर, अहमद उमर सईद शेख और मौलाना मसूद अजहर। इस फैसले के सीवियर लॉन्ग टर्म कॉन्सिक्वेंसेस हुए। मसूद अजहर ने फॉर इंस्टेंस बाद में जैश-ए-मोहम्मद बनाया, एक ऑर्गेनाइजेशन जिस पर बाद में कई टेरर अटैक्स का आरोप लगा, जिसमें 2019 का पुलवामा बॉम्बिंग भी शामिल है।
बातचीत की एक और सिग्निफिकेंट मगर अल्टीमेटली अनसक्सेसफुल कोशिश थी आगरा समिट, जुलाई 2001 में। प्राइम मिनिस्टर वाजपेयी ने पाकिस्तान के तब के प्रेसिडेंट परवेज मुशर्रफ के साथ बिलैटरल टॉक्स की। मुशर्रफ करगिल वॉर के टाइम आर्मी चीफ थे। समिट का मकसद पुराने मसलों को सुलझाना और शांति के लिए एक फ्रेमवर्क बनाना था। डिस्पाइट एक्सटेंसिव डिस्कशंस, टॉक्स कोलैप्स हो गई। दोनों लीडर्स क्रिटिकल पॉइंट्स पर, पर्टिकुलरली कश्मीर को लेकर, कंसेंसस पर नहीं पहुंच पाए। आगरा ट्रीटी, जिसका कई लोगों को इंतजार था, कभी साइन नहीं हुई। ये फेलियर इंडो पाक डायलॉग की ट्रबल्ड हिस्ट्री माई एक और हाथ से गया मौका था जिसने डीप सीटेड डिफरेंसेस को और मजबूत किया। सालों बाद एक नई गवर्नमेंट के अंडर फ्रेश ओवरचर्स की गई। जब नरेंद्र मोदी ने मई 2014 माई प्राइम मिनिस्टर की शपथ ली तो पाकिस्तानी प्राइम मिनिस्टर नवाज शरीफ को इनवाइट किया गया और वह सेरेमनी में आए भी। इसे एक पॉजिटिव सिग्नल की तरह देखा गया। फर्दरमोर, दिसंबर 2015 में पीएम मोदी ने पाकिस्तान का एक अनअनाउंस्ड और सरप्राइजिंग विजिट किया। वह रशिया और अफगानिस्तान के ट्रिप से लौटते वक्त लाहौर में रुके। इस विजिट के दौरान उन्होंने नवाज शरीफ की पोती की शादी अटेंड की और शरीफ फैमिली से मिले। हालांकि इन जेस्चर्स का मकसद डिप्लोमेसी को पर्सनलाइज करना और बर्फ पिघलाना था, उनका सब्सटेंटिव इम्पैक्ट ओवरऑल रिलेशनशिप पर काफी डिबेट और स्क्रूटनी का सब्जेक्ट बना रहा। साल 2016 और भी कॉम्प्लेक्सिटीज लेकर आया। जनवरी में पठानकोट एयरबेस पर टेररिस्ट अटैक के बाद जून में एक कंट्रोवर्शियल फैसले की खबर आई। इंडियन गवर्नमेंट ने एलिजिडली एक 5 मेंबर पाकिस्तानी टीम को इंडिया आने दिया। रिपोर्ट्स के मुताबिक इस टीम में पाकिस्तान की इंटेलिजेंस एजेंसी, ISI और मिलिट्री इंटेलिजेंस के ऑफिशियल्स शामिल थे। उन्हें अटैक की जॉइंट इन्वेस्टिगेशन के हिस्से के तौर पर पठानकोट एयरबेस का इंस्पेक्शन करने की परमिशन दी गई। इस मूव से इंडिया में ऑपोजिशन पार्टीज और पब्लिक के कुछ हिस्सों से काफी क्रिटिसिज्म हुई। कई लोगों ने ऐसी एक्सेस देने की विजडम पर सवाल उठाए, पार्टिकुलरली एक ऐसी एजेंसी के मेंबर्स को जिस पर अक्सर एंटी इंडिया मिलिटेंट ग्रुप्स को सपोर्ट करने का आरोप लगता है। एक बड़ा फ्लैश पॉइंट फरवरी 14, 2019 को आया, जब पुलवामा, जम्मू एंड कश्मीर में एक सिक्योरिटी कॉन्वॉय पर डेवास्टेटिंग सुसाइड अटैक हुआ। एक गाड़ी जो बहुत ज्यादा एक्सप्लोसिव से लदी हुई थी, कॉन्वॉय से टकरा गई, जिससे सिग्निफिकेंट कैजुअल्टीज हुई। बाद में कई तरफ से सवाल और एक्यूजेशंस उठे। कुछ लोगों ने, जिनमें फॉर्मर गवर्नर सत्यपाल मलिक भी शामिल हैं, पब्लिकली गवर्नमेंट की तरफ से सिक्योरिटी लैप्सेस का आरोप लगाया। इसके आफ्टरमैथ में मिलिट्री टेंशंस बढ़ गईं, जिसमें एरियल एंगेजमेंट्स भी हुए, जिसके दौरान एक इंडियन पायलट पाकिस्तान द्वारा पकड़ा गया और बाद में लौटाया गया। इंसिडेंट ने गहरे जख्म छोड़े और बिलैटरल टाइज को और कड़वा कर दिया और अकाउंटेबिलिटी की डिमांड्स हर तरफ से गूंजने लगी। आगे की बात करें तो कुछ ऑनलाइन कमेंटरीज और ब्लॉग्स ने हाईली स्पेक्युलेटिव फ्यूचर सिनेरियोज डिटेल में बताए हैं। एक ऐसी ही प्रेडिक्टेड इवेंट जो अप्रैल 2025 के लिए डिस्क्राइब की गई है, उसमें पहलगाम में एक सपोज्ड टेररिस्ट अटैक शामिल है। इस नैरेटिव में टेररिस्ट्स ने एलिजिडली इंडियन टेरिटरी में काफी अंदर तक इन्फिल्ट्रेट किया और टूरिस्ट्स को टारगेट किया। अकाउंट आगे डिस्क्राइब करता है कि प्राइम मिनिस्टर ने अपना इंटरनेशनल विजिट छोटा कर दिया और हाई लेवल मीटिंग्स की। हाउएवर, यह भी एलिज किया जाता है कि प्राइम मिनिस्टर फिर एक इलेक्शन रैली में चले गए। एक ऑल पार्टी मीटिंग सपोजिडली बुलाई गई थी, जिसे पीएम ने इन सोर्सेज के मुताबिक इनिशियली अटेंड नहीं किया। ऐसी प्रेडिक्शंस हालांकि अनवेरिफाइड हैं, कुछ क्वार्टर्स में गहरी एंजाइटी और डिस्ट्रस्ट को रिफ्लेक्ट करती हैं। यही सेम सोर्सेज में 2025 के लिए और भी ड्रामेटिक इवेंट्स प्रोजेक्ट करते हैं। वे एक हाइपोथेटिकल मिलिट्री एक्शन डिस्क्राइब करते हैं जिसका कोड नेम ऑपरेशन सिंदूर है। इस ऑपरेशन में सपोजिडली बॉर्डर पार टेररिस्ट लॉन्च पैड्स को डिस्ट्रॉय करने के लिए मिसाइल्स का इस्तेमाल किया गया। हाउएवर, नैरेटिव में कंट्रोवर्शियल एलिगेशंस शामिल हैं। यह क्लेम करता है कि इंडियन ऑफिशियल्स ने अटैक से पहले अपने पाकिस्तानी काउंटरपार्ट्स को इन्फॉर्म किया। इस अलेज्ड प्रायर नोटिफिकेशन के बारे में कहा जाता है कि इससे इंडियन एयरक्राफ्ट का लॉस हुआ और एक पायलट कैप्चर हो गया। फर्दरमोर, यह क्लेम किया जाता है कि इस वार्निंग से वांटेड टेररिस्ट्स
भाग निकले। ये स्पेकुलेटिव अकाउंट्स क्रिटिकल टाइम्स के दौरान ऑफिशियल एक्शंस को लेकर परसिस्टेंट अंडरकरंट ऑफ सस्पिशन को हाईलाइट करते हैं। कुछ ऑनलाइन सोर्सेज से इन स्पेकुलेटिव नैरेटिव्स को कंटिन्यू करते हुए मई 2025 के लिए यूनाइटेड स्टेट्स ब्रोकर्ड सीज फायर प्रिडिक्ट किया गया है। यह सीज फायर सपोजिडली हाइपोथेटिकल ऑपरेशन सिंदूर की घटनाओं के बाद हुआ। ब्लॉग क्लेम करता है कि एक्सटर्नल प्रेशर्स, जिसमें इन ट्रेड रोकने की थ्रेट्स भी शामिल हैं, ने इंडिया के डिसीजंस में इस इमेजिन्ड क्राइसिस के दौरान सिग्निफिकेंट रोल प्ले किया। यह भी एलिगेशंस हैं कि पाकिस्तान ने इनएक्सपेंसिव ड्रोन्स इफेक्टिवली यूटिलाइज किए। इस टैक्टिक ने सपोजिडली इंडिया को कॉस्टली डिफेंसिव मिसाइल्स एक्सपेंड करने पर मजबूर कर दिया। नैरेटिव सजेस्ट करता है कि पाकिस्तान ने इंफॉर्मेशन दूसरे नेशंस के साथ शेयर की, जिससे पोटेंशियली इंडियन ऑपरेशंस कॉम्प्रोमाइज हो सकते थे। ऐसे अकाउंट्स हालांकि स्पेकुलेटिव हैं, नेशनल सिक्योरिटी डिसीजंस पर एक्सटर्नल इन्फ्लुएंसेस के बारे मेन कंसर्न के डिस्कोर्स को फीड करते हैं। इन कमेंटरीज में इन प्रोजेक्टेड फ्यूचर इवेंट्स के पर्पोर्टेड हैंडलिंग को लेकर क्रिटिसिज्म्स भरी पड़ी है। नैरेटिव्स गवर्नमेंट पर ऐसे डिसीजंस लेने का आरोप लगाते हैं जिनसे अलेजिडली मिलिट्री ऑब्जेक्टिव्स अंडरमाइन हुए। वे यह भी सजेस्ट करते हैं कि एडवर्सरीज के प्रति एन इनअप्रोप्रिएट लेवल ऑफ सिंपैथी दिखाई गई हो सकती है। इन सोर्सेज के मुताबिक प्रेडिक्टेड पहलगाम अटैक में शामिल टेररिस्ट इन बड़े सपोज्ड मिलिट्री और डिप्लोमेटिक एंगेजमेंट्स के बाद भी एट लार्ज रहे। ये क्रिटिकल व्यू पॉइंट्स जो स्पेसिफिक ब्लॉग्स माइन मिलते हैं, मिस्ड अपॉर्चुनिटीज की परसेप्शन पर जोर देते हैं। वे सजेस्ट करते हैं कि एक ज्यादा असर्टिव स्टैंड से डिफरेंट आउटकम्स मिल सकते थे, जो पब्लिक ओपिनियन के एक हॉकिश सेगमेंट को रिफ्लेक्ट करता है। डिस्ट्रस्ट का एटमॉस्फेयर समय समय पर सरफेस होने वाले वेरियस एलिगेशन से और भी कंपाउंड हो जाता है। कुछ ऑनलाइन सोर्सेज ने फॉर इंस्टेंस इंडिविजुअल्स की लिस्ट्स पब्लिश की हैं। ये इंडिविजुअल्स रिपोर्टेडली इंडिया में वेरियस पॉलिटिकल या सोशियो कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन से एसोसिएटेड हैं। उन पर सीरियस एक्यूजेशंस लगे हैं, जिसमें पाकिस्तान के लिए एस्पियोनाज या नेशनल सिक्योरिटी के लिए डेट्रीमेंटल एक्टिविटीज में इन्वॉल्वमेंट शामिल है। एक ऐसा सोर्स कई नेम्स मेंशन करता है जिनका कनेक्शन एस्टैब्लिश्ड पॉलिटिकल पार्टीज और एफिलिएटेड ग्रुप्स से होने का क्लेम करता है। हालांकि ये ब्लॉग्स पर रिपोर्टेड एलिगेशंस ही हैं, गैप 2S पब्लिक डोमेन मेन इनका सर्कुलेशन कंट्रोवर्सी को फ्यूल करता है और सस्पिशंस को गहरा करता है, जिससे कंस्ट्रक्टिव डायलॉग और भी चैलेंजिंग हो जाता है। अल्टीमेटली स्टेबल और पीसफुल इंडो-पैक रिलेशंस का रास्ता इमेंस चैलेंजेस से भरा हुआ है। हिस्ट्री कॉन्फ्लिक्ट, म्यूचुअल सस्पिशन और अनरिजॉल्व्ड डिस्प्यूट्स के जख्मों से लदी हुई है। डिप्लोमेटिक एफर्ट्स अक्सर अनफोर्सीन क्राइसिस या डोमेस्टिक पॉलिटिकल कंपल्शंस की वजह से पटरी से उतर जाते हैं। पब्लिक परसेप्शन, जो मीडिया नैरेटिव्स और पास्ट एक्सपीरियंसेस से हेवीली इन्फ्लुएंस्ड होती है, डायलॉग के लिए एनवायरनमेंट को शेप करने माइंड क्रूशल रोल प्ले करती है। किसी भी मीनिंगफुल प्रोग्रेस के लिए दोनों नेशंस को इस कॉम्प्लेक्स टेरेन को एक्स्ट्राऑर्डिनरी फोरसाइट, रेजिलियंस और कोर इश्यूज को एड्रेस करने की जेन्युइन कमिटमेंट के साथ नेविगेट करना होगा। स्थायी शांति की यह इल्यूसिव क्वेस्ट अतीत की कड़वी लेगेसीज को ओवरकम करने के लिए सस्टेन और सिंसियर एफर्ट से कम कुछ नहीं मांगती।